हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जून 2023 में इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को कवर कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो छोटी छोटी संक्षिप्त सुर्खियां होती हैं जो स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज उस टॉपिक को बचे हुए। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा, यहाँ पे देखेंगे कि विकासशील देश का दर्जा, यानी विकासशील देशों को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। डेवलपिंग कंट्री को लेकर अमेरिकी सीनेट, जो कि अमेरिका की एक संसद है, उसमें एक जो पार्ट होता है सीनेट का और दूसरा होता है प्रतिनिधि सभा की। तो सीनेट के द्वारा चीन को, ध्यान दीजिएगा, चीन को स्पेशली विकासशील देश के दर्जे को समाप्त करने के लिए कानून की मंजूरी दी गई, और जिसके चलते अब अमेरिका चीन के साथ एक विकासशील देश के रूप में व्यवहार नहीं करेगा, या आगे चलने वाली जो भी संधियां होंगी, व्यापार होंगी, वो कैसा करेगा, एक विकसित देश के रूप में करेगा, न कि विकासशील देश के रूप में। और ऐसा क्या होता है कि क्यों विकासशील देशों को फायदा मिलता है कि नुकसान होता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, इस कानून के तहत अब चीन को विकासशील देश नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो विस्तृत अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है वो अमेरिका के बाद सैन्य शक्ति, दुनिया भर में उसके द्वारा किए जा रहा है जो निवेश, चाहे अफ्रीका देख लीजिए, एशिया देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जहां चाइना अपनी इकोनॉमी पावर को यूज ना कर रहा हो। हालांकि डब्ल्यूटीओ, जो कि व्यापार से संबंधित एक बहुत बड़ा संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है, जिसके कारण जो भी सदस्य देश होते हैं वो स्वयं ही यह घोषणा कर लेते हैं कि हम विकसित हैं या फिर हम विकासशील हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि विकासशील देश होने में ज़्यादा फायदे हैं या नुकसान हैं? तो समझते हैं इसके बारे में। देखिए, विकासशील देश जो भी होते हैं उनको कुछ लाभ मिलते हैं। कैसे लाभ मिलते हैं? जैसे मान लीजिए, ऐसे देशों के साथ जब आप वैश्विक बाजार या ऋण तक पहुंच या सरकारी समर्थन में कमी होने या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के मामले में इनको वरीयता मिलती है कि सबसे पहले आप विकासशील देशों के साथ ये समझौते करिए, उनको वरीयता दीजिए, क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव है और साथ ही साथ श्रम के अभाव है, तकनीकी विकास का अभाव है, जिसकी वजह से वो दुनिया की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है कि बाधित कर रहा है। इसीलिए उनको कुछ ज़्यादा ही वरीयता दी जाती है। वर्ल्ड व्यापार जो होता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए विकासशील देशों को कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है। मान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ ने कोई एक नियम बनाया और ये कह दिया कि विकसित देशों को इसे 5 साल के अंदर लागू कर लेना है, लेकिन वहीं विकासशील देश को क्या छूट मिल जाती है कि ठीक है, आपके पास तकनीकी और वित्त का अभाव होने की वजह से आप 7 से 8 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करिएगा। तो 2 से 3 साल का जो गैप मिल जाता है, जो छूट मिल जाती है, ये एक बेनिफिट होता है। वहीं कुछ विकसित देश विकासशील देशों को एक तरफा वरीयता योजनाओं का लाभ देते हैं। जैसे कुछ विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका के द्वारा दिया जाता था जीएसपी, याद होगा, सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो जनरलाइज सिस्टम था, इसके अंतर्गत भारत को भी शामिल किया गया था। लेकिन पिछले 2 वर्ष पहले ही अमेरिका ने भारत को भी इससे निकाल दिया है कि अब भारत को विकासशील देश की श्रेणी में नहीं मानता है। इससे पहले क्या होता था, भारत को एक तरफा जो है कि छूट देता था, एक तरफा लाभ देता था, जिसके बदले में वो भारत से यह उम्मीद नहीं करता था कि मुझे भी लाभ मिले। तो ऐसी कोई छूट की बात नहीं थी। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके जो प्रेफरेंसेस होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन से जो संबंधित जिम्मेदारियां होती हैं ना, उन मुद्दों के संबंध में भी हम उनके साथ अनुकूल व्यवहार करते हैं, यानी किसी प्रकार का दंडात्मक व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये भी एक छूट मिल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है कि जारी करती है, और इस बार 173 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह चेक किया जा रहा है कि रहने योग्य या जीवन निर्वाह करने की स्थिति के आधार पर उन्हें रैंकिंग दी जाती है, जिसमें 5 कारक देखते हैं: स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचा। ये 5 कारक इसमें शामिल होते हैं और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है। और इसमें जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है वो संस्कृति, पर्यावरण तथा स्थिरता को दी जाती है। मतलब अगर कोई शहर रहने योग्य है कि नहीं, तो उसमें संस्कृति, पर्यावरण और स्थिरता को फोकस किया जाता है। और मुख्य बिंदु की बात करें तो ऑस्ट्रिया के वियना को लगातार दूसरी बार दुनिया में रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया शहर, और वहीं भारत का नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर कब्जे पर हैं। और आगे अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ ही साथ दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। तो यहाँ पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने एक सहयोगी साझेदारी शुरू की है।
जिसमें क्या फोकस किया जाएगा, इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में एक अच्छा करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना। यानी ये पूरी तरीके से महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल उद्यमियों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो केवल और केवल 15% है। तो इस उद्यमिता के प्रतिशत को बढ़ाना भी है, साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता, इन सभी क्षेत्रों में अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने और विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को इससे सहायता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद अपना एक सेल्फ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, लेकिन फाइनेंशियली और गाइडलाइंस हैं उनके अभाव की वजह से वो शुरू नहीं कर पा रही हैं। तो इसीलिए ये एक योजना के तौर पे शुरू किया गया। और अगर हम बात करेंगे तो 3 वर्षीय एक योजना रहेगी जो 2025 से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसे बाद में प्रारंभिक स्तर पे 8 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा और बिज सखी नामक सामुदायिक व्यापार मेंटर्स यानी मार्गदर्शकों को विकसित करने में सहायता करेगा। तो आगे देख लेते हैं इस योजना के बारे में भी। तो ये 2014-15 में जो है कि लागू की गई थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है और ये आवास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे आगे एग्जाम में बीपीएससी एग्जाम या यूपीपीसीएस या यूपीएससी में इस पूरे समझौते को न पूछ के दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में डिटेल से पूछ सकता है, कौन से मंत्रालय के अधीन होती है, कब ये लागू हुई, तो ये आपको पूरा पता रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है उसके उद्देश्य क्या है, तो शहरी गरीबों के सार्वभौमिक कवरेज को लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शहरी गरीब जितने हैं उनको जो है कि पूरी तरीके से इसमें कवर करो और बाजार आधारित नौकरियों और स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दो। साथ ही साथ वर्तमान में 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों में अपने कवरेज का विस्तार करना है इस योजना का। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और आगे देखते हैं हम लोग उचित और लाभकारी मूल्य। आपने अक्सर एमएसपी तो पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन अब हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएसपी की जगह हम लोग पढ़ेंगे कि जो एफएआर होता है, मतलब कि एफआरपी जो स्पेशली गन्ने के लिए दिया जाता है। एमएसपी के अंतर्गत तो 22 फसलें आती हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टोटल की टोटल जो है कि आपके गन्ने से संबंधित जानकारी रहेगी। जैसे आप देखेंगे आर्थिक मामलों की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति है उसने 2023-24 के लिए चीनी सत्र के लिए एफआरपी को मंजूरी दे दी है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पे चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीदती हैं। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जैसे एमएसपी पे खाद्यान्न फसलों को सरकार किसानों से खरीदती है, ठीक उसी तरीके से जब गन्ने की कीमत जो है कि घट जाती है बाजार में, तो कंपनी जो है कि प्राइस अच्छा नहीं देती है, तो सरकार गन्ने को खरीदती है किसानों से और एक उचित मूल्य पे खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान ना हो। और इसका निर्धारण गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि एफआरपी की घोषणा तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर, लेकिन राज्य सरकार भी एक राज्य परामर्शी मूल्य जिसको SAF की घोषणा कर सकती है और यह सामान्यतः एफआरपी से अधिक ही होता है। यानी केंद्र सरकार ने अगर एफआरपी की घोषणा कर दी है और कोई राज्य अगर चाहता है कि हम इसे और बेहतर कर सकें, तो एसएपी जो है कि नाम से एक पद्धति जो है वो मूल्य की घोषणा की जाती है। आगे देखते हैं सुलह समझौता तकनीकी राइट ऑफ के लिए रूपरेखा। देखिए राइट ऑफ क्या होता है, कुछ ऐसे भी हमारे लोन होते हैं एनपीए के रूप में जो क्रिएट हो जाते हैं, जो बड़े बड़े लेवल के लोन होते हैं जिसका पूरी तरीके से जो है कि प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी बैलेंस शीट को साफ रखने के लिए, क्लियर रखने के लिए, डेली बाई डेली अपडेट करने के लिए इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी बट्टे खाते में डाल दिया जाता है कि हम इसका जो क्या कहेंगे कि इसकी जो प्राप्ति है वो किसी दूसरे तरीके से कर रहे हैं जिससे बैलेंस शीट क्लियर रहे और आरबीआई के द्वारा दंड देने की प्रक्रिया से बचा जा सके। तो इसीलिए आरबीआई ने खुद एक इनिशिएट लिया है इस मामले में। और क्या इनिशिएट लिया है कि सुलह समझौते और तकनीकी राइट ऑफ के लिए एक रूपरेखा जारी की गई है, क्योंकि सुलह समझौते की जो रूपरेखा है वो एनपीए यानी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान को गति प्रदान करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही, यानी ऐसा लोन का पैसा जो चला तो गया है लेकिन वापस आने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इससे बैलेंस शीट उसकी बिगड़ रही है बैंकों की। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, एनपीए को जो है कि सुलह समझौते के द्वारा जो है कि इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि सभी वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों, राज्य केंद्र सहकारी बैंकों, आवास वित्त कंपनियों सहित जो एनबीएफसी होती हैं, एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ये सभी इसमें शामिल होंगी। और मुख्य बिंदु के स्तर पर देखें तो सुलह समझौता और तकनीकी राइट ऑफ बट्टे खाते में डालना जिसको हम कहते हैं के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू किया जाएगा, जिसमें शर्तें क्या होंगी कि कर्मचारियों की जवाबदेही और आकलन करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी, प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पद्धति होगी और समझौते के अनुमोदन मंजूरी के लिए शक्तियों का हस्तांतरण भी किया जाएगा। और अगर हम बात करें इसके लिए
इसमें एक रिपोर्टिंग तंत्र भी बनाया जाएगा जो कम से कम तिमाही आधार पे उच्च प्राधिकारियों को सूचना भेजता रहेगा इसके माध्यम से कि कितना जो है कि राइट ऑफ हुआ, कितना सारी प्रोसेस हुई। और न्यूनतम जो कूलिंग पीरियड रहेगा वो 12 महीने का रहेगा कि 12 महीने के अंदर आप जो है कि राइट ऑफ तक तो रख सकते हो, लेकिन राइट ऑफ को 12 महीने से अधिक नहीं रख सकते। अर्थात 12 महीने में आपको हर हाल में उस पैसे की रिकवरी करनी पड़ेगी। और कृषि वाले ऋण पर यह समय सीमा नहीं लागू होगी क्योंकि किसानों की स्थिति अभी इतनी बेहतर नहीं है कि वो अपने लोन को 12 महीने में चुका दें। तो ये समस्या रहती है, इसलिए किसानी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इससे छूट दी गई है। और विनियमित रूप से इसमें विलफुल डिफॉल्टर धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में सुलह समझौता तकनीकी राइट ऑफ कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे सुलह समझौता क्या होता है। यह ऋणी और विनियमित, ऋणी कौन होता है जिसने लोन लिया है, और ऋणदाता जिसने लोन दिया है, दाता। विनियमित संस्थाओं के बीच एक समझौता होता है, यानी बैंक और ऋणी के बीच में एक समझौता होता है कि ऋणी पर विनियमित संस्था के बकाये का नगद रूप से पूर्ण निपटान किया जाता है। वहीं राइट ऑफ क्या होता है, ऐसे मामले जहां ऋणियों के द्वारा जो ऋणियों के ऋण खाते में एनपीए बकाया रहती है, लेकिन विनियमित संस्थाएं केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए इन खातों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लोन पूरी तरीके से बकाया है या आंशिक रूप से, अर्थात पूरा पैसा अभी जमा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपने लेखांकन को अपडेट रखने के लिए, बैलेंस शीट को क्लियर रखने के लिए ये इसको बट्टे खाते में डाल देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे ऋणियों के लिए ये शब्दावली प्रयुक्त होती है जो ऋण का भुगतान तो कर सकते हैं, सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के भुगतान नहीं करते हैं। जैसे आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे पैसा तो लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और मौके पे उनके पास इतना पैसा है कि वो आपका उधार चुका सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के आपका उधार नहीं चुका रहे हैं, तो उन्हें आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आगे देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई ने जारी किया, उस पर एक प्रश्न बनता है, तो इसको देखते हैं। आरबीआई के द्वारा जारी की जाने वाली एक छमाही रिपोर्ट है जो कि भारतीय वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन के जोखिमों को दर्शाती है। और जब ग्लोबल स्तर पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी होती है तो वो कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंडिया में आरबीआई और इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ। तो इंडिया में ये 6 महीने पे जारी की जाती है। और इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो है वो इतनी अधिक पूंजीकृत है, यानी इतना अधिक उसमें पैसा है कि अगर आप कोई निवेश नहीं भी करोगे ना तो भी वो 1 वर्ष तक जो है कि किसी भी प्रकार के चोट को सहन कर सकती है, आघात सह सकती है, यानी मंदी सह सकती है। यानी भारतीय जो बैंक प्रणाली है वो इतनी अधिक सक्षम है, इतनी अपडेट है पूंजीकृत रूप से पैसों के मामले में कि अगर उसमें कोई अतिरिक्त निवेश न करो और संकट की स्थिति में भी वो हर परेशानी को 1 साल तक झेल लेगी। तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए पॉजिटिव बात है। हालांकि जो एससीबीसी है, मतलब कि जो आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, इनके जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए, इसमें भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। अर्थात बैंक अपने लोन को जल्दी से जल्दी रिकवर कर रहे हैं। मार्च 2023 में देखा गया कि पिछले 10 साल में 3.9% पर आ गया था। ये इतना अच्छा रिफॉर्म किया गया बैंकों के द्वारा कि अपने लोन की रिकवरी जल्दी से जल्दी की जा रही है। और नेट में अगर हम बात करें, निवल में, तो ये 1% तक घट के हो गया। अब ग्रॉस और नेट में क्या होता है, कोई डेप्रिसिएशन तो होना ही चाहिए भाई। अगर आपका ग्रॉस में 3.9 है और नेट में आपका 1% आ गया, तो ये जो 2.9 की जो गिरावट आई है ये प्रोविजनिंग राशि के अंतर्गत होती है जो आरबीआई के द्वारा इनके ऊपर लगाई जाती है। तो ये प्रोविजनिंग की वजह से होती है, तो इसीलिए नेट में अगर हम देखें तो और भी कम है। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 17.1% की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इससे क्या मतलब समझते हैं कि जैसे कुछ बैंक होते हैं उनके पास क्या होता है कि अपनी जो है कि जितना एनपीए होता है उसके एवज में उनके पास इतना पैसा होता है कि वो नुकसान को भरपाई कर सकते हैं। तो 17.1 है। वहीं ये गैर समर्थित क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन्स आदि पर प्रतिबंध लगाने की संभावना को प्राथमिकता में रखेगी, ये रिपोर्ट में कहा गया है। अब स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी हैं जिसका मूल्य अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधनों से तय किया जाता है। हालांकि आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है 2016 में अस्तित्व में आया था और इसके द्वारा जितनी भी संकटग्रस्त परिसंपत्ति है, एनपीए हैं, जो रिटर्न नहीं हो रहा था पैसा, उसमें 72% को मुक्त कर दिया, मतलब 72% रिकवरी कर दी गई है। इसीलिए पिछले 10 सालों में जो है कि एनपीए में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के समापन में जबकि 512 दिन लग रहे थे, जबकि आईबीसी में 330 दिन निर्धारित हो गए हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। और अब हम बात करेंगे अगली रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है और वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, एक जनवरी में और एक जून में जारी की जाती है। तो अभी हम जून की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो जून में भी ये जारी की गई, जिसमें कहा गया कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट मंदी के चलते हुए आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति जो है कि मंद हो सकती है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट के बारे में बताया, साथ ही साथ इन्होंने भारत के लिए कहा कि 2024 में जो जीडीपी होगी वो अब घट के कितनी हो जाएगी? 6.3%, जबकि इन्होंने जनवरी में कहा था कि ये 6.6% रहेगी, लेकिन अब इसको घटा के इन्होंने 0.3% की कमी कर दिया और 6.3 बताया जून में। तो ये रिपोर्ट के माध्यम से बताया जाता है। और इन्होंने यह भी कहा कि निजी निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है भारत में, क्योंकि 2023 की पहली तिमाही में ही बेरोजगारी दर घट के 6.8 हो गई है, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, इसलिए इसमें कमी देखने को मिली गई है। अब अगला हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एफएसआईबी, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की बात करते हैं अगर हम, तो ये क्या है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि एफएसआईबी जो है, जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, ये वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के अधीन स्थापित किया गया और इसने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो कि 2016 आईबीसी में स्थापित किया गया था, इसकी जगह ले लिया। यानी अब इसको हटा के एक नई संस्था के रूप में बनाया गया, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में। इसमें क्या होगा कि इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार नामित करेगी। पदेन सदस्य के रूप में अगर आप देखेंगे तो लोक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव और साथ ही साथ भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इसमें शामिल होंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं और कुछ खास था नहीं इसमें मेरे दोस्तों। एक ग्रीडफ्लेशन आता है। देखिए, फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, और साथ ही साथ अगर ग्रीड लगा हुआ है, ग्रीड का मतलब होता है लालची, तो कुछ ऐसी महंगाई जो लालच के स्तर पर बढ़ती है, जैसे ग्रीडफ्लेशन या लालच जनित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या कीमतों में बढ़ोतरी आर्थिक प्रवाह यानी कि डिमांड और सप्लाई से नहीं होती, बल्कि कॉर्पोरेट लालच से प्रभावित होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले कभी कभी अधिक मुनाफे कमाने के चक्कर में अपनी इच्छा से मुद्रास्फीति को जन्म दे देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि उनके मुनाफे के चलते जो मुद्रास्फीति पैदा होती है कॉर्पोरेट जगत की वजह से, उसे हम ग्रीडफ्लेशन कहते हैं। और ये इसमें क्या करते हैं, लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए भी कृत्रिम रूप से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देती हैं। तो ये ग्रीडफ्लेशन, ये ऐसे वर्ड पूछ लेता है यूपीएससी। और अंतर्दृष्टि की बात करेंगे तो आरबीआई के द्वारा अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड खोला गया है, जो कि वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रगति के आकलन और निगरानी हेतु एक समझ विकसित करेगा। तो बस इतना ही था इसमें और कुछ खास नहीं था। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं को उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आधार पर आकलन किया गया और रैंकिंग दी गई। तो कितने देशों को शामिल किया गया? 64 देशों को, जिसमें डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ये तो शीर्ष स्थान पे 1, 2, 3। वहीं भारत की बात करेंगे तो भारत अपने 37 स्थान से बढ़ के 40 पे आ गया, मतलब 3 स्थान गिर के जो है कि 40 पे आ गया, जो कि पिछली बार किस पे था? 43 पे था, 37 पे नहीं था। और भारत ने अपने स्कोर में जो सुधार किया है, किस वजह से? क्योंकि विनिमय दर स्थिरता थी, मुआवजे के स्तर पे और प्रदूषण नियंत्रण में भी इसमें सुधार देखने को मिलता है। लेकिन अब ध्यान देना, ये हमने पढ़ा एक सूचकांक, और यहाँ आप पढ़ेंगे रिपोर्ट कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ये वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। आईएमडी का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईएमडी सूचकांक जारी करता है, इंडेक्स, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है। तो अगला हमारा टॉपिक है इसी में। देखिए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रश्न आ सकते हैं, अदरवाइज और कोई प्रश्न आने की चांसेस में नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जो डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं इनके, उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रीलिम्स और मेंस पूरी जानकारी आपको क्लियर हो जाती है एक टॉपिक के बारे में। अब इसको देखते हैं, ई नैम भी बहुत चर्चा में रहता है। तो ई नैम के बारे में जो खास बात है वो क्या है कि ई नैम पोर्टल के द्वारा वित्त वर्ष 2024 में 1 ट्रिलियन रुपए के व्यापार को पार करने का अनुमान लगाया गया है। कैसे? और ये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, अखिल भारतीय स्तर पे, जो कि 2016 में शुरू किया गया था ई नाम को। यह पोर्टल जो है मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों के साथ जोड़ता है, यानी अपने आप को ये एपीएमसी के द्वारा जोड़ा जाता है, इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी के द्वारा इसको जोड़ लिया जाता है। और कृषि जिन्सों, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहते हैं, इसके लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, यानी नेशनल लेवल पर कोई भी किसान कहीं भी किसी भी मंडी में किसी भी राज्य में अपने जो वस्तु है, अपने सामान को बेच सकता है।
इसके जो फायदे हैं, पहला, समस्त एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना होता है। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो सूचना की कमी होती है उसे दूर करता है। रियल टाइम आधार पे जिंसों की कीमत तय होती है, मतलब आज की मार्केट रेट क्या है उसके आधार पे इसकी प्राइस तय होती है, जिससे किसानों को इससे फायदा मिलता है। ई नैम पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है कि यह पोर्टल ENWR यानी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के आधार पर गोदामों से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ गोदाम में भंडारित वस्तु को भौतिक रूप से वितरित किए बिना उसके स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया जाता है। मतलब वो सामान अभी गोदाम में ही पड़ा है, लेकिन उसके लिए किसान ने किसी और व्यक्ति से या किसी और व्यापारी से अपना एग्रीमेंट कर लिया, रुपए भी प्राप्त कर लिए, बाद में वो उस गोदाम से रिसीव कर लेता है। और इसमें POP की सुविधा दी जाती है, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब है कि किसान अपने राज्य की सीमा के बाहर भी अपने प्रोडक्शन को बेच सकते हैं, अपनी उपज को बेच सकते हैं। मतलब कि महाराष्ट्र का कोई भी किसान व्यापारी चाहे तो गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बेच दे, या पंजाब का कोई व्यापारी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या तमिलनाडु, केरल किसी भी राज्य में बेच सकता है। ई नैम की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और इसके द्वारा APMC एक्ट जो था पहले, वो केवल राज्य के अंदर व्यापार करने की अनुमति देता था, यानी पंजाब का व्यापारी केवल पंजाब में ही अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है, अदर स्टेट में नहीं। जबकि ई नैम के द्वारा क्या किया गया, इसे अदर स्टेट में भी बेचने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया, एक नए रूप में जनरेट किया। और इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें क्या क्या लक्ष्य है। पहली चीज, एकल लाइसेंस व्यवस्था हो जाएगी, बाजार शुल्क के लिए एकल बिंदु हो जाएगा और उपज की बर्बादी में कमी आने लगेगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएट है। अब हम अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको चर्चा में क्यों है ये, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को शुरू किया है। जैसे हम लोग अपनी KYC करते हैं आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, तो उसी तरीके से अब जो इसमें KYC होगी वो फेस के द्वारा होगी, फेस रिकॉग्निशन के द्वारा ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है। और ये पहली ऐसी योजना होगी जो कि क्या करेगी, ये पहली ऐसी योजना होगी जो फेस रिकॉग्निशन के आधार पर अपनी KYC करेगी। क्योंकि PM किसान योजना फेशियल ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप के जरिए KYC की सुविधा प्रदान करने वाली सरकार की पहली योजना होगी। अब इसमें किसान OTP या फिंगरप्रिंट का उपयोग करने की बजाय अपने चेहरे को भी स्कैन करके KYC को पूरा कर सकता है। तो चेहरे में सामान्यतः उसकी आंख, आईब्रो, आंखों की पुतलियां, फिंगर, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाएगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन जो है कि अब OTP और फिंगरप्रिंट की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर रहेगा। और PM किसान पोर्टल पर आधार सत्यापन और बैंक खाता विवरण से अपडेट वाले चीज़ों को लेके जो परेशानियां होती थी किसान को, अब उनका समाधान मिल जाएगा। क्योंकि उसे बार बार KYC कराना पड़ता था, अपने खाते को अपडेट कराना पड़ता था, आधार कार्ड से वेरीफाई करना होता था। लेकिन ये सारी अब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब वो मोबाइल से ही क्या करेगा, अपना फेस रिकॉग्निशन करके अपनी KYC अपडेट कर लेगा। और जब KYC हो गई तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और चलने लगेगा। और इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है, 100% इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है। विश्व की सबसे बड़ी DBT माध्यम से यह योजना मानी जाती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान परिवार को जो भूमि धारक है उसको 6,000 रुपए की आय सहायता दी जाती है, जिसमें 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। यानी एक साल में 3 बार उसे 2-2 हज़ार रुपए करके दिए जाते हैं। और इसी से संबंधित एक और सुर्खियां, जैसे डिजी यात्रा ऐप, जो कि एयरपोर्ट पे लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसमें 10 लाख आंकड़े को ये पार करने वाले हैं, क्योंकि डिजी यात्रा ऐप को लगभग 10 लाख लोगों से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है। ये भी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक पर ही आधारित है, जो कि नागरिक विमानन मंत्रालय ने इसे आरंभ किया था और हवाई अड्डों पर यात्रियों के प्रवेश और निकासी की प्रक्रिया को कॉन्टैक्टलेस व बाधा रहित बनाना है। अब जैसे इसमें कुछ करना नहीं मेरे दोस्तों, बट डिजी यात्रा एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आप फ्लाइट लेने जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपकी चेक इन होती है, पूरा जो है कि बैगेज वगैरह और आपका भी चेक इन होता है। अगर आप डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना होगा, डायरेक्ट आप साइट से जा सकते हैं। और ये पेपरलेस यात्रा की सुविधा प्रदान करता है और हवाई अड्डों पर अलग अलग चेक पॉइंट्स पर पहचान की जाँच से मुक्ति दिलाता है। यानी आपको जगह जगह अपनी चेक इन नहीं करानी होती, आप फ्रीली आराम से जा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एक पशुधन विधेयक लाया था, उस मसौदे को वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए पशुधन और पशुधन उत्पाद विधेयक 2023 को वापस लेना पड़ गया सरकार के द्वारा। और अब क्या होगा, ऐसे में पशुओं को विनियमित करने के लिए जो वर्तमान में चला आ रहा है पशुधन आयात अधिनियम 1898,
1898 और जिसमें संशोधन किया गया था 2001, यही अभी लागू रहेगा। तो जरा हम इसके मुख्य बिंदु को पढ़ें। 1898 वाले में क्या जरूरत थी? केंद्र सरकार को ऐसे किसी भी पशुधन के आयात को विनियमित, सीमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो संक्रमण फैला सकता है। तो ऐसे पशुओं के जो है कि आयात को विनियमित कर सकती है सरकार। राज्य सरकारें भी अपने अधिकार क्षेत्र में आयातित पशुधन के बारे में नियम बना सकती हैं। हालांकि 2001 में जब संशोधन किया गया तो इसमें पशु उत्पादों की परिभाषा को बदल दिया गया। तो अब बात आती है कि आखिर इस विनियमन को बदलने की जरूरत ही क्यों थी? सरकार ने एक नया मसौदा क्यों लेके आया? क्यों इस अधिनियम 1898 को चेंज करने की आवश्यकता थी? तो पहली चीज, 1898 के अधिनियम में पशुओं के आयात को तो विनियमित किया गया था, लेकिन निर्यात से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। यानी ये पता ही नहीं चल रहा है कि भारत से किस प्रकार के पशुधन और उसके उत्पाद को निर्यात किया जा रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे भी पशुओं का निर्यात किया जा रहा हो जो हमारे IUCN की श्रेणी में हो, जो हमारे वल्नरेबल की स्थिति में हो, सुभोग्य हो, या जिनकी प्रजातीय जो विविधताएं हैं वो समाप्त हो रही हो, जिनकी संख्या समाप्त हो रही हो। तो ऐसे जानवरों को निर्यात रोकने के लिए कोई भी नियम नहीं था इसमें। पशुधन और पशुधन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने और उनके विकास से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, संक्रामक पशुओं के आयात और निर्यात से फैलने वाली जूनोटिक जो पशुओं की बीमारी है उस पर अंकुश लगाने के लिए इसे बदलना आवश्यक था। हालांकि पशु अधिकार कर्ताओं के दबाव में आकर सरकार ने इस अधिनियम को वापस ले लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसमें अन्य मंत्रालय और विभागों के साथ ही साथ उद्योग जगत के साथ सहयोग करते हुए एक पायलट परियोजना आरंभ की गई है। और भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाना है, यानी IERSO मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। इस मामले में भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाना है। अगले 5 वर्षों में भारत में इसके माध्यम से $20 बिलियन तक राजस्व आने की संभावना और लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी होगी। और इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो अगर हम देखें तो अन्य देशों की तुलना में भारत के पास कुशल और कम पारिश्रमिक पर कार्य करने वाला लेबर अधिक है, यानी कि कार्यबल अधिक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बीमा उपलब्ध है, जिससे राइट टू रिपेयर की अवधारणा भी है। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 साल की वारंटी होती है ना, कि आप 1 साल में अगर कोई सामान आपका खराब हो रहा है तो उसे लेकर आइएगा, हम उसे रिपेयर करेंगे। अगर रिपेयर होने की स्थिति में होगा तो ठीक, नहीं तो उसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। तो राइट टू रिपेयर की भी यहाँ पे अवधारणा को बल मिलेगा। साथ ही साथ ग्राहकों को लक्षित करने के लिए नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं, जिससे तीव्र शहरीकरण और तकनीकी प्रगति, नवीनीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण भारत में इसकी आवश्यकता है कि राइट टू रिपेयर पर वर्क किया जाए, ताकि इससे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। बात करेंगे ERSO, इसका जो भारत के लिए महत्व है क्या, कि लाइफ मिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। यानी कोई अगर हमारा प्रोडक्ट खराब हो जा रहा है तो हम उसे रिपेयर करवा के दोबारा यूज करें, ना कि उसे कूड़े में फेंक दें और नया प्रोडक्ट खरीद लें। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है कि कम हो जाएगा, सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी, कौशल में वृद्धि होगी और MSME क्षेत्र का विकास भी होगा। क्योंकि छोटे छोटे स्तर पे ही रिपेयर वाले काम होते हैं और छोटे स्तर के जो बिजनेस होते हैं वो सामान्यतः MSME में देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे स्तर पे रिपेयर सेंटर खोलेंगे तो MSME डेवलप होगा, MSME सेक्टर को भी प्रॉफिट होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना। इसमें क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दिया और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसको 2021-22 से लेकर 25-26 तक जारी रखा जाएगा और ये 2 व्यापक चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला रहेगा प्रमोशनल यानी क्षेत्रीय स्तर पर अन्वेषण और दूसरा रहेगा गैर कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में विस्तृत अन्वेषण। क्योंकि जो इसका महत्व है, इस योजना के माध्यम से कोयला संसाधनों की प्रमाणित करती है कि इसकी मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं और साथ ही साथ नए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी को भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब बात करेंगे अपने इस्पात इंडस्ट्री अर्थात कि स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो अभी रिपोर्ट आई है वित्त वर्ष में इकोनॉमिक सर्वे में 2022 में कि भारत ने 133 यानी 133.596 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, यानी रॉ स्टील मटेरियल का, जिसके स्तर पे भारत दुनिया में क्या हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया। क्योंकि चीन अभी भी पहले नंबर पे है कच्चे इस्पात के उत्पादन में। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। अब बात करते हैं स्टील के बारे में, जरा जानते हैं। तो स्टील मुख्य रूप से लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु है। ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि स्टील में किन किन चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। तो लोहा होता है और कार्बन होता है, जिसमें कार्बन तो 2% से कम होता है और
1% मैग्नीज और अन्य मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन भी देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप में इसमें लोहे ही देखने को मिलते हैं और लोहे के अयस्क से जब ऑक्सीजन और अन्य अशुद्धियों को हम दूर कर देते हैं तो प्योर लोहा हमें प्राप्त हो जाता है। तो जरा बात करते हैं स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या जो पहले चलाई जा रही हैं। जैसे स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को लागू करना, यानी इसमें क्या होता है, स्टील से बने जो पदार्थ होते हैं उनको पुनर्चक्रण करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए रिसाइकलिंग प्रोसेस को अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 आई थी जिसने कहा कि 2030-31 तक कच्चे इस्पात की कुल क्षमता 300 MTPA और कच्चे इस्पात की कुल मांग उत्पादन क्षमता 255 MTPA हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया कि इतने तक जो है कि मीट्रिक टन जो है कि पर एनुअल जो है कि ये टारगेट रखा गया है। और 2021 में ऐसे विशेष इस्पात जो हैं, विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना को भी मंजूरी दी गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। अब बात करेंगे लौह अयस्क के बारे में दोस्तों। तो लौह अयस्क की बात करेंगे तो 4 प्रकार के लोहे के अयस्क होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये होते हैं। वहीं प्रमुख खदान क्या होती है, बेलाडीला, नुआगांव, गंधमर्दन, जोड़ा, बलदा, नारायणपोशी, दैतारी, बरसुआ खदान। तो ये लौह अयस्क की कुछ प्रमुख खदानें भी हैं जो PCS में पूछी जाती हैं। और लौह अयस्क के रूप में 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है हमारा भारत और 41वां सबसे बड़ा आयातक देश है। हालांकि जो भी निर्यात किया जाता है लौह अयस्क, उसमें 92% निम्न श्रेणी के अयस्कों का किया जाता है जो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। और यहाँ पे सेकेंड लास्ट हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम कोक, जिसे हम पेट कोक के रूप में जानते हैं, पेट कोक। ठीक है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय जो कि DGFT ने लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पेट कोक के आयात की अनुमति दी है। होता क्या है, इसके उत्पादन में ग्रेफाइट एनोड सामग्री के निर्माण के लिए निडल पेट कोक NPC के आयात को मंजूरी दे दी है यहाँ पर विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने, क्योंकि इस NPC में सल्फर की मात्रा 0.8 से भी कम होती है। तो सल्फर की मात्रा 0.8 से भी कम होती है और भारत विश्व में पेट कोक यानी पेट्रोलियम कोक का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और अपने वार्षिक पेट कोक के उपभोग का लगभग आधे से अधिक तो ये आयात करता है। और मुख्य रूप से कहाँ से आयात करता है, USA से आयात करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ पेट कोक के बारे में और जानते हैं तो ये कार्बन युक्त ठोस सामग्री, इसमें सल्फर तो कम होता है लेकिन कार्बन युक्त होता है और इसको अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया से ही प्राप्त किया जाता है, जिसमें 3 श्रेणियां होती हैं पेट कोक की। जैसे ग्रीन कोक हो गया जो कि उच्च नमी और वाष्पशील पदार्थ होता है, और कैल्साइंड कोक भी होता है। इसके प्रकार की बात करें तो NPC जो अभी हमने पढ़ा, निडल पेट कोक, हनी कॉम्ब कोक, स्पंज कोक और शॉर्ट कोक। और इसके उपयोग क्या होते हैं तो सीमेंट, गैसीकरण, बॉयलर आदि कच्चे माल ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है और कार्बन स्रोत के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आगे हम समस्या पढ़ने से पहले जरा हम पढ़ लेते हैं कि कोयले की तुलना में पेट कोक के क्या लाभ हैं। देखिए, पेट कोक का कैलोरी मान अधिक होता है यानी एनर्जी अधिक प्रोड्यूस करता है। पेट कोक हाइड्रोफोबिक होता है जबकि कोयला हाइड्रोफिलिक होता है। पेट कोक इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक का मतलब कि मौसम में भी नमी धारण नहीं करता है, जबकि अगर मौसम में नमी है फिर भी ये जो है कि वर्षा के मौसम में नमी धारण नहीं करेगा। ये कम वाष्पशील है अर्थात वाष्प बनकर इसके नुकसान होने की संभावना कम होती है और इसके दहन के बाद राख की मात्रा भी कम उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें सल्फर की जो मात्रा होती है वो केवल कितनी होती है 0.8% से भी कम होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग और इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं कि इसकी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 80% से अधिक कार्बन होता है, कोयले की तुलना में जो 5 से 10% अधिक CO2 का उत्सर्जन भी करता है। और इसके दहन से पारा, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल जैसी भारी धातुओं के साथ साथ सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड सहित अन्य जहरीली गैसें भी वातावरण में पहुंचने लगती हैं और इसमें भारी धातुएं मौजूद होती हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति जो है कि समाप्त होती है। और अब हम पढ़ेंगे आज का इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक, जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइंस या इन्वायरमेंट को शुरू करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक देखिएगा और बने रहिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी टॉपिक को। राष्ट्रीय डेटा ऊर्जा यानी राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा सर्वेक्षण और विश्लेषण 2021-22 का है। इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है उसने क्या किया, ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई की पहली रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट जारी की है, पहली रिपोर्ट, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि 2022 तक कोयले का कुल अनुमानित भंडार 3,61,411.46 मिलियन टन का है, जो कि भारत की ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग आधे हिस्से को आराम से पूरा कर सकता है।
कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें 2016-17 में 36.01 मिलियन मीट्रिक टन से घट के 21-22 में 29.69 मिलियन टन हो गया है। तो ये भी एक समस्या वाली बात है। वहीं एलपीजी का घरेलू उत्पादन 2% की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। और एलपीजी का जो बढ़ने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है आपका कि जो उज्ज्वला योजना थी जिसमें 9 करोड़ लोगों को लक्षित किया गया, तो उनके पास जो सिलेंडर है अब उनको भी दोबारा रिफिल कराने के लिए एलपीजी की डिमांड बढ़ रही है। वहीं 2016-17 में भारत ने अपने घरेलू डीजल उत्पादन का 26% निर्यात किया था, जो कि ये हिस्सेदारी अब बढ़कर 30% हो गई है। तो ये एक सर्वेक्षण था जो कि रिपोर्ट दी जा रही थी कि कितना अभी हमारे पास कोयला है, एलपीजी की डिमांड कितनी हो गई है, डीजल का निर्यात कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो है कि जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, जिसमें क्लास की जो ड्यूरेशन होगी एवरेज तो जो है 45 टू 50 मिनट रहती है, लेकिन अब हम उसको 1 से 1.5 घंटे के बीच में एवरेज ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी सभी करंट अफेयर्स की क्लासेस खत्म हो सकें और पिछले महीने की भी हम करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।